लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। बहुत देर की मेहरबान आते आते मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आज से 20-22 दिन पहले इसका नोटिस ले लेना चाहिए था। जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है इनके पीछे हूँ और मैंने कमोबेश बीसीओ लेटर भेजे हैं इनको कि आप फौरी तौर पर इलेक्शनों की डेट दें, गवर्नर को भी। तो हर चीज में अब जाकर इदराक हो रहा है कि पार्लियामेंट का फ्लोर खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट चीज़ यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेशन करने के लिए हम वोट देते हैं सियासतदानों को, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल के सारी पॉलिटिक्स सड़कों के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट की कोई इंटेग्रिटी नहीं है। अदलिया पुरानी है कि आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए और होनी चाहिए। अब इस वक्त पंजाब भी हुकूमत के बगैर है, जो आइनी तौर पे मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना होने का आज खुद नोटिस ले लिया है, जो कि रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल नोट पर लिया गया है, जिस पर समाअत कल होगी। अच्छा, समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जो दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुताल्लिक अस्कुत नोटिस पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम को देखते हुए ये अहम फैसला किया गया, क्योंकि दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील को 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी समझी जा रही है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से मुल्क भर में जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिद कुरैशी साहब ने पहली गिरफ्तारी दी है और उनके साथ साथ PTI के मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, उस्मान अकरम और दीगर ने भी गिरफ्तारियां दी हैं। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाने का इम्कान है, जिन्होंने दफ़ा 144 और 16 MPO की खिलाफ वर्जी की है और पाबंदी के बावजूद एहतजाज और रैली निकाली है। क्या इस तहरीक के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं है? क्या हुक्मरान जमातों और जो अपोजिशन की सियासी मुहाजराई कह लें, उससे जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा? और ये सारी सूरत हाल मुल्क को किस जानिब, किस समत लेकर जाएगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब भी कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, और हाल ही में बोल न्यूज़ ज्वाइन करने वाले एंकर पर्सन मुजम्मिल हुसैन शाह भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल ज्वाइन करने के लिए, और माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा चौहान साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ और सबसे पहले बात करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए अस्कुत नोटिस पर। चौहान साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से अस्कुत नोटिस लिया है, तो आप क्या समझते हैं जो सियासी महाजराई है इसमें कमी आएगी? क्या ये मामला सूबाई असम्बलियों से बढ़कर जनरल इलेक्शन पर भी जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देर की मेहरबान आते आते, और दूसरा कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आज से 20-22 दिन पहले इसका नोटिस ले लेना चाहिए था। तकरीबन जो है ना, वो आपके 27-28 बल्कि 1 महीना 5 दिन ऊपर 6 दिन ऊपर हो चुके हैं, बल्कि 6 दिन भी नहीं, 1 महीना 8 दिन ऊपर हो चुके हैं। और इस 1 महीना 8 दिन के अंदर मैं समझता हूँ आइन की वायलेशन की गई। 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इसका रिजल्ट भी कोई अच्छा निकालेगी, क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि इनके जहन के अंदर प्लान ये है हुकूमती हलकों का, जो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि मरदमशुमारी के बाद, जब पूरी मरदमशुमारी का रिजल्ट नोटिफाई हो जाता है, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन नई हदबंदियां करता है, और आइन और कानून के मुताबिक उन हदबंदियों के ऊपर फिर नया इलेक्शन होता है। इन्होंने जस्टिफिकेशन ये रखनी है, और इस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे मेरा एक कॉमन सेंस ये कहता है कि शायद ये ऐसा फैसला लेने के चक्करों में होंगे
कि जनाब सारी असम्बलियों के और जनरल इलेक्शन एक ही तारीख पे हो और एक ही मर्दमशुमारी के नाम हो। मेरा ज़हन और मेरा एक कॉमन सेंस और ये चीज़ कहती है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल जो आइन और है, कानून है वो तो यही कहता है इंतखाब होना चाहिए असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, जिसकी वायलेशन ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल कर रही है और आइन ठीक का है जी। आर्टिकल चौहान 6 साहब, ठीक इनके है, आपका ऊपर पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। मैं अजहर भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये अब आप कैसे देख रहे हैं जो इसको नोटिस ले लिया गया है, ये पूरा जो मामला है, जो हमारी सियासी जमातें हैं, निगरान सेटअप है, दोनों जो सूबाई गवर्नर्स हैं और इलेक्शन कमीशन क्या नाकाम हो चुके हैं? कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर केबी के ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ जी। चुके हैं बल्कि आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन कर चुके हैं। और मैं तो पिछले तकरीबन 40 दिन से, जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है, इनके पीछे हूँ और मैंने कमोबेश 20 लेटर भेजे हैं इनको कि आप फौरी तौर पर इलेक्शनों की डेट दें, गवर्नर को भी, इलेक्शन कमीशन को भी। और अब अल्टीमेटली मैं हाई कोर्ट गया और 10 फरवरी को पंजाब के इलेक्शन का फैसला ले लिया कि जब कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख दे, ये दोनों जो भाग के आगे इंट्रा कोर्ट अपीलों में, यानी आप अंदाजा लगाएं बैठकर। आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 105 में लिखा है कि पोलिंग डेट पहले देनी है, बाद में निगरान सेटअप आना है, निगरान गवर्नमेंट आनी है, ट्रांसफर पोस्टिंग। इन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। और इस सारे मसले में अगर आप समझे तो पीडीएम, गवर्नर पंजाब, गवर्नर केबी के, निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन सारे एक पेज के ऊपर है। और मैं तो गुजारिश करूंगा हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों की डेट का ऐलान ना करें, इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, गवर्नर पंजाब हो, गवर्नर केबी के हो और इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो। और उसकी दूसरी मिसाल बता देता हूं, मैंने उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर की थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी नोटिस हुआ और कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग भी लगी हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन की और तमाम चीजों के सबूत लगा दिया जिसमें ये इनकार कर बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद आगे 3 दिन पहले मैंने पिछली जुमेरात को पिटीशन दायर की थी सेक्शन 57 के तहत कि सदर पाकिस्तान जो है, क्योंकि ये इख्तियार इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, तो सदर पाकिस्तान अपने इख्तियार का इस्तेमाल करे। और उस दिन जब नोटिस हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब वो डिवीजन बेंच सुन रहा है, तो सदर की डेट उसके बाद आई है। तो जहां तक है हमारी अदालतें तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब देखिए 2 तरह से आप जरा समझिएगा, बड़ी प्लानिंग के साथ अदालतों को विलायन करना शुरू किया इन लोगों ने। और आज अब यके बाद दीगरे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। इवन वजीर आज़म पाकिस्तान, दुख और अफसोस का मकाम है, वो भी आकर बैठ गए और अवाम को बेवकूफ बना। लेकिन अब वजह ये है कि अब अदालतों के सामने इनके पास केस कुछ नहीं रह गया और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं समझता हूँ कि हलफ तोड़ने पे, आइन तोड़ने पे इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। ठीक है जी। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने चौहान साहब को सुना, अजहर साहब को भी सुना, तो मुजम्मिल कल जो बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, इस हवाले से क्या जो सियासी बेयकीनी है, क्या ये ख़त्म हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर पॉलिटिकल सिस्टम का ये है कि किसी भी मामले को हल करने के लिए ना पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल होता है और ना सियासतदानों की आपस में कन्वर्सेशन। हर चीज़ का फैसला अदालत की दहलीज पे होता है। तो अगर इस नहज पे चीज़ें पहुंच जाएं तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल सेटअप पहले ही फेल हो चुका है। किसी चीज़ के ऊपर कॉपरेशन नज़र नहीं आती। और हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अगर हम मिसाल ले लें, पार्लियामेंट से निकल के बाद में पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। पहले इस्तीफे वापस करने की बात हुई, उसके बाद में कल स्पीकर को एक खत लिख दिया और उन्हें कहा गया कि अपोजिशन लीडर जो हैं ये हमारी मर्जी से होने चाहिए ताकि अगले सेटअप के लिए मुशावरत हो सके। तो हर चीज़ में अब जाकर इदराक हो रहा है कि पार्लियामेंट का फ्लोर खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट चीज़ यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेशन करने के लिए हम वोट देते हैं सियासतदानों को, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल के सारी पॉलिटिक्स सड़कों के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट की कोई इंटेग्रिटी नहीं है। जबकि ये इसी तरह है कि आपने अगर शो करना है तो आप स्टूडियो ना आए और आप कहें मैं स्टूडियो के बाहर से शो करूंगी, स्टूडियो में मेरा कोई काम नहीं है। तो ये सियासी सेटअप को मफलूज करके रख दिया है और इसमें ऑपोजिशन का मतलब ये है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं, जबकि असल में ऑपोजिशन की स्पिरिट ये होनी चाहिए कि लेजिस्लेशन में अपनी नुक्ता चीनी से उसको बेहतर कर सकें, जो कि नहीं कर रहे। तो अब भी आप देख लीजिए जेल भरो तहरीक चल रही है या और चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रही है। क्लियरली लिखा हुआ है कि आप नहीं 90 दिन से ऊपर जा सकते, नॉट मोर देन 90 डेज। और इसी तरह तहरीक इंसाफ का भी स्टांस जो है उसमें भी कोई आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं है, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है,
ठीक है जी। अच्छा, जेल भरो तहरीक का आपने जिक्र किया, तो अब ज़रा जेल भरो तहरीक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो फयाज साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, तो फिर आप भी गिरफ्तारी दे रहे हैं और बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि बड़ी तनकीद भी करे कि खान साहब को आगाज़ खुद से करना चाहिए था गिरफ्तारी का। परसों इंशाल्लाह रावलपिंडी का तीसरा मरहला है और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया है कि इंशाल्लाह परसों सबसे पहली गिरफ्तारी पिंडी से जो है फयाजुल हसन चौहान देगा। और मेरा तो ये नारा बड़ा मशहूर और बड़ा मारूफ है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। तो इंशाल्लाह परसों हम देंगे जनाब गिरफ्तारी। जहाँ तक बात आप कहती है ना कि इमरान खान को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, देखिए किसी भी सियासी या ये सवाल बहुत या से लोग उठा रहे हैं चौहान साहब, सिर्फ मैं नहीं कह रही, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कभी भी सुपा सलार जो है वो खत्ते अव्वल पे आके जो है वो लड़ाई नहीं लड़ता। कभी भी सुपा सलार जो है वो जनाब पहले मोर्चे पे आके लड़ाई नहीं लड़ता। वो हमेशा बैकएंड पे रह के पूरी एडमिनिस्ट्रेटिवली हर चीज को कंट्रोल करता है। कभी कभी जंग में ऐसा वक्त आ जाता है कि जब आपके सलार को फ्रंट फुट पे आना पड़ता है। तो जनाब अगर तो ये बात देखी जाए तो इमरान खान ने तो जान दे दी तकरीबन, उन्होंने तो अपनी तरफ से मार दिया था उसको, उसके ऊपर हमला कर फायरिंग करके। तो उससे और कौन सी कुर्बानी है जो नहीं दी? उसने हर कुर्बानी दी, अपना खून बहाया है, उसने अपनी जान हथेली पे रखी है। उसने 11 महीनों में आवाम को जगाने के लिए, आवाम सोई हुई कौम को उठाने के लिए हर किस्म की जिद्दोजहद की है। तो जब पार्टी की लीडरशिप तय करेगी कि अब खान साहब को भी आके गिरफ्तारी देनी चाहिए, दे देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसके अलावा तो हाजिर है सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप की जो है ना वो इंशाल्लाह कारकुनान है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, वो देंगे इंशाल्लाह कुर्बानी। ठीक है, ठीक है जी। अजहर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, ये जो सियासी रहनुमाओं को, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और आइंदा भी किया जाएगा, तो अदालतों में जो मुकदमात हैं, अजहर साहब जरा समझाइएगा आम अल्फाज में, देखने वाले नाजरीन जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, कि किस तरह से ये डील होंगे, क्योंकि जो सारी गिरफ्तारियाँ हैं ये सियासी हैं और तहरीक का हिस्सा भी हैं। डॉक्टर फिजा, हमने जब लायर्स मूवमेंट 2007 में चलाई थी तो ये एक जेवर था। 7 ATA के पर्चे तो मेरे ऊपर थे, मैं कौन सा दहशतगर्द था। इमरान खान पे जो पिछले दिनों जिसमें जमानत मुस्तरद हुई है, आदम पैरवी खारिज हुई है, तो उसमें वो दहशतगर्दी क्या था, इमा के ऊपर, यानी 144 की खिलाफ वर्जी। ये भी एक मजाक हो गया है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी को 70 के करीब पर्चे हैं उनको। और इमरान खान को किस तरह से, यानी अगर चंद अल्फाज किसी जज के बारे में कह दिया तो तौहीन अदालत है, वो कह दिया तो दहशतगर्दी है। तोशा खाना में जिसमें जरा सा भी कसूर नहीं है और उसमें नाअहल कर दिया। और तोशा खाना की तफसीलात घड़ी घड़ी लगाते रहे और आपके सामने है। जब मैंने पिटीशन दायर की 1947 से लेकर अब जब मांगे तो ये सांप की तरह बैठ के उसके ऊपर, और वो तकरीबन दिसंबर से मामला चल रहा है। अल्टीमेटली 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जो तोशा खाना का सरबराह है ये कह रहा है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, आए आकर बयान अलविदी और साबित करे ये क्लासिफाइड है, बजाय कि फ्रॉड किया हुआ है, फ्रेब किया हुआ है लोगों ने। सिर्फ यही बात नहीं रुकती है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंट अगर आप उठाकर देखें, आज शहबाज शरीफ, यानी मैंने एक और मैं आप बताता चलूं कि 84 सीटें हैं PMLN की, तो तकरीबन इस वक्त 88 के करीब एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट और वज़रा हो गए हैं। और आइन का आर्टिकल 92 कहता है कि आप 11% से जायद नहीं रख सकते। तो अगर देखा जाए तो 44 के करीब बनते हैं। अतार ताड़ वगैरह सारे वही लोग हैं और मैं इनकी तैनाती कल चैलेंज कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और एक बड़ा अहम मामला जो मुजम्मिल ने उठाया है वो अपोजिशन लीडर के हवाले से है। अपोजिशन लीडर जो है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, 20 सीटें लेकर वहां बैठा हुआ है। भाई वो किस कैपेसिटी में बैठा हुआ, अपोजिशन लीडर तो नहीं है। और अपोजिशन लीडर का अहम किरदार है चेयरमैन नैब, उसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाने हैं, केयर टेकर सेटअप लगाने। मैंने इनकी तैनाती चैलेंज की हुई है। आज मैंने सदर को, वजीर आजम को और अपोजिशन लीडर को नोटिस दिया है कि भाई नया चेयरमैन लगाना, तुम कोई अपोजिशन लीडर नहीं हो, तुम्हारा कोई किरदार नहीं, तुम तो उनके साथ मिले हो, तुमने उनकी सीटों पर इलेक्शन लड़ना है। और बाकायदा इसमें भी जाया जाएगा कोर्ट के अंदर कि ये, और वजह मैं बताता चलूं कि कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है कि यहाँ 13 के 13 सियासी जमातें कोई ना पार्लियामेंट में काम कर रहे, यानी अपोजिशन नहीं है, अगर फर्ज करे नहीं है
तो क्या ये काम करने से रोका है? आइन और कानून की पासदारी के लिए रोका है? इन्हें महंगाई कम करने के लिए रोका है? पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए रोका है, या डॉलर को पकड़ने के लिए रोका है? ये सारे काम तो आपकी पार्लियामेंट ने करने हैं। पार्लियामेंट काम करने के लिए तैयार नहीं, और जब पार्लियामेंट में आने के लिए कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो इस्तीफे मंजूर कर लिए। जो अप्रैल में इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, एकदम इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन रोक दिए, फिर आकर आने देना उनको पार्लियामेंट में बैठने दे, लेकिन पार्लियामेंट में इसलिए नहीं बैठने देना कि अपोजिशन लीडर की सीट हाथ से छिन जाएगी और चेयरमैन है वो अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर इकट्ठा करके देखें तो अपना एक बात फिजा बड़ी वजाहत के साथ आ जाती है कि ये जो गैंग इकट्ठा हुआ है, ये कोई मुल्क को बचाने के लिए नहीं है, ये जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन ये मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे होंगे तो फिर आप खुद देखिएगा, यानी मैं खुद ये चाहिए था, क्या फर्क पड़ता था? आगा के पास चले जाते, वहां जाके बैठ जाते, हम आए भाई, आप चाहते हैं इस मुल्क को समझना, हमारी मदद करें, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, इशू कुछ और है इनके। सही, ठीक है अजहर साहब। मुजम्मिल आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो मुजम्मिल, ये जो अभी तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों के लिए तैयार है, खान साहब जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, हुकूमत भी रद्द-ए-अमल दे रही है, लेकिन हुक्मरान जमात मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदलिया को निशाना बना रही है, मुअज़्ज़िज़ अदालतों को, फाजिल जज साहिबान को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप भी बड़े एक्टिव रहते हैं, तो आपने कैंपेन देख रहे होंगे कि कैंपेन भी चलाई जा रही है। तो क्या ये जो आइनी या रियासती इदारे हैं उन पर हमलावर लोग इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? हुकूमत की सियासी जो मुखालिफत है, इसमें जेल भरो तहरीक है, उसमें शामिल लोगों से ज़्यादा? देखिए, इसमें पोलराइजेशन जो है ना, वो पूरे मुआशरे को डिवाइड कर चुकी है। और मीडिया की बात कर लें या एक्टिविज़म की बात कर लें, सियासतदानों की बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें, तो हर जगह पे पोलराइजेशन दिखाई दे रही है। उसी पोलराइजेशन का शिकार अब अदलिया को किया जा रहा है कि दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। पिछले दौर में हमने सुना कि मखसूस जजेस के पास हमारे केस ना लगाएं, अब अताउल्लाह तारड़ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, वो कह रहे हैं कि इनके पास हमारे केस ना लगाएं। तो आप अदलिया को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उससे मिलेगा तो कुछ नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है जेल भरो तहरीक का, तो उसमें मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 80 से 90 अफराद ने गिरफ्तारी पेश की है अपनी। और उसमें भी देखें ना, ये नॉन इशूज़ हैं। उसकी वजह यह है कि पावर पॉलिटिक्स में अवाम के मसाइल, जिसने 9 to 5 नौकरी करनी है, वो जेल में नहीं बैठ सकता, अदरवाइज़ दिहाड़ी उसकी जो है ना वो मर जाएगी। कोई मजदूर है या कोई इस तरह का इंसान है, तो वो इसीलिए हम देखते हैं कि जो टर्न अप होता है वो उस तरह से नहीं होता। तो ये इशूज़ की पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। अगर इस तरह का एहतजाज किया जा रहा है तो उसमें कोई एजेंडा या कोई मैनिफेस्टो ऐसा पेश करें जिसमें मसाइल का हल भी हो, जो नज़र नहीं आता। इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर रही है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमें ले आओ, उन्होंने भी अपने दौर में 3 सालों में 76% कर्जा पाकिस्तान की तारीख का लिया। क्या फिक्स कर सके? कुछ भी नहीं। जो अभी रूल कर रहे हैं वो भी क्या फिक्स कर सके? कुछ भी नहीं। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, हर कोई ये कहता है कि हमें ले आइए। तो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। आप जेलें बेशक भरें, लेकिन आम आदमी जेल में जाकर अपनी दिहाड़ी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, चूँकि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नहीं होंगे, चौहान साहब और अजहर साहब होंगे, तो आपसे मैं ज़रा पॉइंट इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी। ब्रेक के बाद हमने एक्चुअली बात करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बता दी है कि महंगाई अभी आई नहीं है, अभी महंगाई इससे ज़्यादा आने वाली है, तो इस पर क्या कमेंट है आपका मुजम्मिल? अभी जो लोग हैं वो बेचारे, आप बहुत से लोगों को मिलते होंगे, बहुत से लोग से हमें मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो अभी महंगाई इससे ज़्यादा आएगी तो लोग क्या करेंगे? जब ये आए हैं किसी मुजम्मिल हमारे साथ नहीं होना ब्रेक के बाद, आप ब्रेक के बाद से आते हैं। जी मुजम्मिल जी इनके पास किसी किस्म का प्लान नहीं था जब ये हुकूमत में आए थे, इसीलिए हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो रिमूव किया इन्होंने, उसकी आज तक लॉजिक नहीं पेश कर सके। इसहाक डार साहब ने आकर क्लेम किया कि मैं 200 से नीचे डॉलर को ले आऊंगा, अभी तक नहीं आ सका। ओवर वैल्यू करते रहे रुपये को और उसका नुकसान भुगत लिया है। तो मैं नहीं समझता इनके पास किसी किस्म का प्लान था। ये सिर्फ इसलिए आए थे कि नवंबर गुजार लें, किसी तरह वो गुजार लिया इन्होंने। अब आगे करना क्या है, इसका कोई विजन मौजूद नहीं है। तो महंगाई की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, 2019 की जो IMF डील हुई थी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, उसके जो टर्म्स हैं वो उसी की कंटिन्यूएशन है कि वो इतने हार्श हैं कि उसमें इन्फ्लेशन के बगैर आपके पास चारा बचता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF की सरबराह ने अभी बात की है कि एलीट प्रिविलेज को ख़त्म करो। 18 अरब डॉलर हर साल एलीट प्रिविलेजेस में और उनको सब्सिडी देने में आप भेज देते हैं, और गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो उसको ख़त्म करने के लिए सब्सिडीज़ को गरीब आदमियों की तरफ लेकर आना जो करने को तैयार नहीं है ये हुक्मरान जमात। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एलीट्स के लिए ये गवर्नमेंट, ये आम आदमी का ना ख्याल करती है, ना कोई इकनॉमिक प्लान इनके पास है। चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, इकनॉमिक एजेंडा में तीनों के कोई फ़र्क नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर दो, इदारे बेच दो,
इसके अलावा सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी कंटिन्यूअसली चलती नहीं है और 2-3 टेन्योर्स अनइंटरप्टेड नहीं चलते, तब तक ये मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। IMF के रहमो करम पे रहेगा पाकिस्तान, वो कहेंगे महंगाई कर दो तो ये करते रहेंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के पास या किसी और के पास इतनी सॉवरेनिटी बची ही नहीं है कि वो मुआशी फैसले अपने हाथ में रखें। वो सारे फैसले IMF करता है बाहर बैठ के। ठीक है जी मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। चौहान साहब और अजहर मौजूद होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी, तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो फरमा दिया कि IMF के साथ जब मामला तय हो जाएंगे तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी महंगाई इतनी ज़्यादा है तो जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा। अच्छा, अवाम की राय जानते हैं इस पर। हमारे सेगमेंट बोल अवाम बोल देखिए, उसके बाद मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। भाई अगर और इजाफा होगा तो आदमी इन लोग गरीबों को तो मार दे ही है। ये तो सोचे ही मत कि और दूसरा काम कर सकें। वो क्या इजाफा करेगी हुकूमत, इससे तो अच्छा गले ही दबा दो, आके जान से मार दो तो अच्छा ही रहेगा। भाई महंगाई देखो, आटा देखो, चीनी देखो। मेरे को खुद 15 दिन हो गया, 15 दिन में मैंने 5,000 रुपये मजदूरी नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, खुदा के वास्ते हम गरीबों पर रहम करो, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। अब तो महंगाई का तूफान कम करो, अब तो महंगाई का तूफान कम करो, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। जब से परवेज़ मुशर्रफ उतरा है उसके दौर में वो सही था, और उसके बाद से जो मिलिया मेट हुआ है इसका मुल्क का सत्यानाश हो गया। हर बंदा अपने खाने पीने पे लगा हुआ है, जिसकी जो चल रही है वो वहाँ से पैसे निकाल रहा है। क्या आप इसलिए आए हैं कि आपको जो है सिर्फ महंगाई करनी थी, और अगर महंगाई करनी है तो फिर आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? अभी कह रहे हैं कि IMF के मुआहदे के बाद महंगाई होगी, तो पहले क्या था? इमरान खान के दौर में पेट्रोल मिलता था 150 लीटर, जब ये आए तो 180, फिर 220, फिर 250, अब 272 रुपये। जी, तो आपने अवाम की राय जानी। चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अजहर सदीक साहब भी। चौहान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर अजहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। चौहान साहब आप यकीन जानिए, बहुत से हमारे साथी रिपोर्टर्स जब आते हैं, कैमरा मैन भी, वो आके बताते हैं कि जी अभी माइक हमने पकड़ा था, सवाल पूछा तो लोगों ने महंगाई पर रोना शुरू कर दिया और हम शायद उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऐसे तासुरात होते थे, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। इतनी तकलीफ़, इतना दुख के बयान भी नहीं किया जाता कि महंगाई का सवाल पूछते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे? फैज़ा, मैं वैसे अपने आप को शामिल करके ना अवाम में, मैं ये समझता हूँ कि हम अवाम हक बजानब है कि हमारे सरों पे जो है ना ये इस किस्म के जनाब करप्ट और बददियानत और नाअहल और नकम्मे और नखट्टू और नालायक हुक्मरान मुसल्लत हों। मुझे याद पड़ता है PTI की हमारी हुकूमत थी तो पहले 6 महीनों में ही यही हमारी आवाम के कुछ लोग थे कि जो कहा करते थे हाँ जी आराम आ गया जी, तब्दीली ले आके जरा सी बात के ऊपर जाओ ताने देते थे कि हाँ जी तब्दीली आ गई, हमें तो पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो मैं अब इनसे पूछूंगा, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, हम सब पाकिस्तानियों को अब इनको आ गया ख्याल, इनको समझ आ गई कि उस वक्त का पाकिस्तान कि जो इमरान खान का और PTI का पाकिस्तान था 9, 10, 11% तक सिर्फ महंगाई थी, लेकिन आज 40% महंगाई है। 11 महीनों के अंदर 29% महंगाई बढ़ गई। 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सालमियत और मईशत दांव पे लग गई। 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर माइनस में आ गए। 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान का जनाब पिछले साल की निस्बत जनाब फॉरेन रेमिटेंस माइनस में आ गए। पिछले साल की निस्बत जनाब एक्सपोर्ट लेवल माइनस में आ गया। पिछले साल की निस्बत GDP ग्रोथ रेट माइनस में आ गई। पिछले साल की निस्बत जनाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में आ गई। पिछले साल की निस्बत एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट माइनस में आ गई। तो मैं पूछूंगा अवाम से और खुसूसन मीडिया के हलकों से, मैं आज आपके चैनल के जरिए से बिल्कुल बेलाग और बेबाक ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया को भी जो है वो कटहरे के अंदर लाना चाहिए। जब हमारा 2018 का एंड और 19 और 20 था, यही मीडिया चैनल थे, इनके एंकर और इनके मालकान की शय के ऊपर ये एंकर लेके जाते थे माइक और लोगों के मुंह में डाल के तुन के जनाब उनसे पूछते थे बताओ महंगाई है, बताओ इमरान खान की हुकूमत क्या, बताओ PTI की हुकूमत क्या। आज इनसे पूछो ना, इन टीवी चैनलों से और इन एंकरों से जो इस वक्त आलमी ताकतों की शय के ऊपर खामोश बैठे हैं, अब इनसे पूछो अब तुम्हारे जो है वो माइक लेके क्यों नहीं जाते आवाम के पास।
आप उनके मुंह के ऊपर जनाब माइक दे के क्यों नहीं पूछते कि आराम आया, सुकून आया? तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर हमारी अपनी करतूतों की सजा है, अवाम की भी, खवास की भी। हमारी करतूतें हैं जिसकी वजह से आज इन निकम्मे और बेहिस किस्म के हुक्मरानों के सर सदके हम आज जो है वो रिच क्लास भी पिस रही है, मिडिल क्लास भी पिस रही है, गरीब क्लास भी पिस रही है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। साहब, आप कैसे देखते हैं महंगाई का जो तूफान है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ नून लीग जिम्मेदार है, पूरी पीडीएम जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, असूली तौर पर तो पूरी पीडीएम जिम्मेदार है। मैंने पेट्रोलियम की प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा था 2014 में चैलेंज किया था, तो उस वक्त बताया गया कि बजट का डेफिसिट पूरा करना है, अगले साल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद देखा वो पकड़ा ही नहीं गया। इमरान खान के गवर्नमेंट में सेल्स टैक्स जो है वो 70%, 50%, 17% पर वापस लेकर आए थे। इन्होंने क्या किया है कि पेट्रोलियम की कीमतें बैनुल अक़वामी तौर पर डाउन है और यहाँ डाका मार के, फ्रॉड करके, फ्रेम करके कीमतें बढ़ाई जा रही है। इसका आम रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। डॉलर की फ्लाइट ये रोक नहीं सके। डॉलर की स्मगलिंग वजह क्या है? इसहाक डॉलर ले लें या जो भी आप कहें कि वो सारे गैंगस्टर की तरह काम करते हैं, मार्केट से डॉलर उठाकर होल्ड करते हैं और उसके अलावा स्मगलिंग हो रही है। कोई इनको पूछने वाला नहीं। यानी ये तो गवर्नमेंट कर सकती थी ना, ये इतना भी रोक के नहीं कर सके। महंगाई आपके सामने है, चीखे मारते थे, बड़ी बातें करते थे। अब मरियम क्या क्या बातें कर रही थी, और यही लोग थे जो असेंबली में बैठ के रोटियां डाल के पता नहीं क्या क्या बेवकूफ बनाते रहे। अगर आज कंपैरिजन करके देखें कि आपने ये जो भी कुछ किया, मैकेनिज्म कीमतें फिक्स करने का बेहतर किया, ये तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में रिटे फाइल करके चीनी का, फर्टिलाइजर का, गंदम का, वरना तो ये तो खा गए थे और आगे आप रोजे आने वाले हैं। और आप खुद देख लीजिएगा कि यहाँ पर अपना दुकानों पे, जगह पे आपको दस्तयाब ही नहीं हो रही, रोजमर्रा अशिया दस्तयाब नहीं हो रही है। अब जरूरत इस समर की है इस स्टेज के ऊपर कि इनके पास एक अच्छा मौका है। यानी डेट तो मिलनी है इलेक्शन की। अब तो डेट आगे पीछे हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट आ गई है। इलेक्शन नेशनल असेंबली का इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व करे, इस मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, इकट्ठे हो जाए। लेकिन मैं खबर दे रहा हूँ आपको, मेरी इत्तला के मुताबिक इस पे गौर हो रहा है और वो ये नहीं चाहेंगे कि 2 इलेक्शन पहले हो जाए, बाकी इलेक्शन बाद में। ठीक है जी, ठीक है जी। एतजाज एहसन साहब ने मैं ज्वाइन किया। साहब, एतजाज साहब बहुत शुक्रिया। एतजाज साहब, एक तो पहली चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो भी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से खुद नोटिस लिया है, तो क्या ये मामला अब जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाता हुआ आपको दिखाई देता है? और दूसरी बात ये कि जो जेल भरो तहरीक है उसका बाकायदा आगाज हो गया, इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। जहाँ तक तो चीफ जस्टिस साहब का सुओ मोटो का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है अदलिया पुरअज़्म है कि आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए और होनी चाहिए। अब इस वक्त पंजाब भी हुकूमत के बगैर है, जो आइनी तौर पे मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा भी हुकूमत के बगैर है। और ये जिस तरह चल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन, और जिस तरह के ये बहाने हीले बना रहे हैं, और गवर्नर साहब बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जिन्होंने खुद तहलील की है, अगर वो ये भी पंजाब के गवर्नर साहब की बात ये मान ली जाए कि उन्होंने खुद तहलील नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तो खुद तहलील की है असेंबली, उस मशवरे को तस्लीम करके चीफ मिनिस्टर के, और ये तारीख नहीं दे रहे। अब 90 दिन बाइंडिंग है, 90 दिन से कोई मफर नहीं है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। 90 दिन के बारे में जो आइन में इबारत है वो ये है कि गवर्नर शैल फिक्स ए डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। ये नहीं कहा विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन, यानी 91 वाला दिन जो है 91 दिन इलीगल हो जाएगा। अब अगर 2 सूबों में 91 दिन आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं चीफ जस्टिस के तौर पे और आप देखते जा रहे हैं, और के 2 सूबों में ऐन मुमकिन है अगर शेड्यूल एक्ट वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक आए तो वो भी 40-47 दिन लेता है। और ये आप के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको खाते जा रहे हैं और आप ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि इलेक्शन हो ही ना सके 90 डेज में। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बर वक्त और बड़ा
जरूरी ये नोटिस लिया है सुओ मोटो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ बेंच ऑफ। एक और सवाल जी ठीक। अच्छा एतजाज साहब, ये जो नून लीग ने 2 जजेस पर एतराज़ किया है उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी। और ये जो अदलिया मुखालिफ एक कैंपेन चल जाती है और मतलब अक्सर हमने देखा है, पहले भी देखा है, पहली बार नहीं हुआ, अभी भी सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ फाजिल जो जज साहिबान उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है जो कि बड़ी अफसोस की बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सदर PML नवाज यानी शहबाज शरीफ साहब ने जो दरखास्त की है या मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से, वो तो बहुत ही अजीब मुतालबा है। वो तो मतलब है कि अदलिया 2 हिस्सों में बांट दो। एक वो जज जो हमें पसंद नहीं करते या हम उन्हें अच्छा नहीं समझते, और एक वो जज जो कि हमारे हक में है। इन मुस्लिम लीग नवाज के लिए 2 सुप्रीम कोर्ट हो जाने चाहिए, तो हर हाई कोर्ट में 2 हिस्से हो जाने चाहिए। वो लोग जो मुस्लिम लीग नवाज को पसंद करते हैं और वो लोग जो ये इनके मुताबिक ही कौन पसंद करता है कौन नापसंद करता है। अमूमन तो अक्सरियत जजेस की तो ऐसी होती है कि जो कोई सियासत में साइड नहीं लेती, ना इधर की ना उधर की, पर और उनके ज़हन भी ऐसे ही होते हैं। पर ये जब इन्होंने कहा है कि जी आप डिवाइड कर दो कि उनके वो जजेस आप ये मार्क कर दो तो जो हमारा केस सुन ही ना सके हमारे खिलाफ। ठीक है जी, ठीक है। तमाम मेहमान शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर के हवाले से। वेलकम बैक। अब मैं बात करना चाहूँगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज़ फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। जरा सुनिएगा। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। अरे जावेद अख्तर साहब, क्या कुलभूषण यादव याद है आपको? कुलभूषण यादव वो नॉर्वे से आया था और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था। उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे टांग जाती हैं। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का कसाई वहां बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में गाय पकड़ने का इल्जाम लगाकर आपको जिंदा ना जला दे। ये थी आपकी सही फिक्र जो नजर आ रही थी आपके अल्फाज में। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे। तब क्यों नहीं बोले? और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, तब क्यों खामोश रहे आप? समझौता एक्सप्रेस जला दी गई। पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे। कश्मीर में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे। वहां बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती है। और जो शबाना आजमी, उनका वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से आपको जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि जी मुसलमान होकर हम मुंबई में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। याद है आपको? नहीं याद? जरा सुनिएगा। कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब, एक फ्लैट भी नहीं मिल सका आपको वहां पे। हमेशा हिंदुत्वा की तारीफ, पाकिस्तान पर तनकीद की आपने, लेकिन जूते ही पड़े आपको, जूते। और हाँ, एक और बात, अगर दहशतगर्द यूं आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। याद है ना जिस तरह वो आपके इंतहा पसंदों ने 2015 में और वो कुलकर्णी के साथ किया था। और उसका कसूर बस ये था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी साहब को बुक लॉन्च पर हिंदुस्तान बुला लिया था
और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, ज़रा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज़ अहमद के फैज़ के जो नवासे हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बाकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है तो शायद उनकी जो बेतुक्का और बेतुकी और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।